हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। दुनिया बहुत ही दिलचस्प है। जो कुछ नज़र आता है दुनिया सिर्फ वही नहीं होती। हाल ही में अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच जंग के नतीजे में नागोर्नो काराबाख की वापसी और इसमें तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान के रोल की बहुत तारीफ होती रही है। इस जंग में अज़रबैजान की तुर्की के साथ साथ इजराइल भी मदद कर रहा था। आज इजराइल के बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट ने इजराइल की ही एक और अहम खोजी न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ वल्ला के हवाले से इसका पर्दाफाश किया है। ये बात अब खुलकर सामने आ रही है कि इजराइल और अज़रबैजान एक साथ ही हैं। इससे ये भी समझना आसान हो गया है कि आखिर ईरान ने अज़रबैजान की जंग के दौरान उसकी मदद क्यों नहीं की थी। इस सब का राज उस वक्त खुला जब अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयोव के सलाहकारों ने इजरायली जिम्मेदारों से कहा है कि वो तुर्की और इजराइल के बीच ताल्लुकात बेहतर करने में मदद करना चाहते हैं। एक तरफ अरब मुल्क हैं जो हर दिन इजराइल के नज़दीक जा रहे हैं, साथ ही तुर्की ने भी हाल ही में अपना एम्बेसडर तेल अवीव भेज दिया है। लेकिन इस सब के बीच दूसरी तरफ सभी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर पहली बार 29 दिसंबर को एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने का ऐलान कर दिया है, जिससे इजराइल घबराया हुआ है। ऐसे हालात में अरब मुल्कों, तुर्की और अज़रबैजान जैसे मुल्कों से ये उम्मीद करना कि वो फिलिस्तीनियों की हकीकत में मदद करेंगे गैर मुनासिब है। खबर को आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज एक और ऐलान करना है। सीनियर वकील महमूद प्राचा के ऑफिस पर कल हुए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के छापे के बाद आज नई दिल्ली के प्रेस क्लब में उत्तर पूर्वी दिल्ली के उन मजलूमों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो फरवरी 2020 में दंगों में मजलूम हुए हैं। उनके मुकदमे महमूद प्राचा लड़ रहे हैं और इन मजलूमों पर लगातार दबाव है कि महमूद प्राचा से अपने मुकदमे वापस ले लें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम कल दोपहर 2 बजे पेश करेंगे। इसको ज़रूर देखें ताकि आपको हकीकत मालूम हो सके कि आखिर महमूद प्राचा के खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है। आज की बड़ी खबर है कि इजराइल के बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट ने एक और इजरायली खोजी न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ वल्ला के हवाले से बताया है कि इजराइल और तुर्की दोनों ने 2020 के नागोर्नो काराबाख जंग के दौरान अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयोव को फौजी मदद की थी। अब अज़रबैजान ने इजराइल और तुर्की के बीच ताल्लुकात को सुधारने में मदद देने की पेशकश की है। इजरायली तकनीक और तुर्की की फौजी मदद से अज़रबैजान की मदद की गई थी और ड्रोन और दूसरे हथियार मुहैया किए गए थे, जिससे अज़रबैजान को शूशा शहर वापस हासिल करने में बड़ी मदद मिली थी। इसके नतीजे में आर्मीनियाई प्राइम मिनिस्टर निकोलस पेशिनियान को अज़रबैजान के साथ जंग बंदी के समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा था। ये इजरायली मीडिया की खबर है। न्यूज़ वल्ला ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयोव अपने दो मददगारों इजराइल और तुर्की के बीच ताल्लुकात को बहाल करने के लिए बिचौलिए का रोल अदा करने में दिलचस्पी रखते हैं और यहाँ तक कि इसके लिए उन्होंने प्रैक्टिकल कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। ये खबर इस मामले में शामिल इजराइल के सीनियर अफसरों ने वेडनेसडे यानी बुध को बताई है। न्यूज़ वल्ला ने कहा है कि कुछ हफ्तों पहले नागोर्नो काराबाख के मामले पर हुई जंग में आर्मीनिया पर अज़रबैजान की जीत में तुर्की और इजराइल ने अहम रोल अदा किया था। इजराइल और तुर्की ने ड्रोन और हथियार मुहैया कराए थे, जिसके नतीजे में अज़रबैजान ने जंग जीत ली। अज़रबैजान के सीनियर अफसरों ने कहा है कि अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयोव ने हाल ही में तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान से टेलीफोन पर बात करके उनके साथ तुर्की और इजराइल के बीच ताल्लुकात पर चर्चा की है। अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयोव के सलाहकारों ने अपने इजरायली सहयोगियों को बताया है कि अर्दगान ने इस पर पॉजिटिव रिएक्शन दिया है और इजराइल के साथ ताल्लुकात के बारे में पूरी तरह से
انکار نہیں کیا ہے۔ نیوز واللہ آگے لکھتا ہے کہ اردغان کا اسرائیل کے خلاف تیکھے حملوں کا اتہاس رہا ہے، لیکن آذربائیجان کے پریزیڈنٹ کے صلاح کاروں نے اپنے اسرائیلی کاؤنٹر پارٹ سے کہا ہے کہ ترکی کے پریزیڈنٹ اسرائیل کے مخالف نہیں ہیں اور وہ کچھ صلاح کاروں کے اثر میں آ گئے تھے جو اب ان کے لیے کام نہیں کرتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آذربائیجان کے فورن منسٹر جیہون بیرموف نے تقریباً ایک ہفتہ پہلے اسرائیل کے فورن منسٹر گیبی آشکینازی سے ٹیلی فون پر بات کی ہے اور اسرائیل ترکی تعلقات کے معاملے کو بھی اٹھایا ہے۔ اسرائیل کے سینئر افسروں نے کہا ہے کہ انہوں نے اشکنازی سے کہا تھا کہ آذربائیجان نے سمجھا ہے کہ یہ اسرائیل اور ترکی کے بیچ تال میل کا ایک اچھا موقع ہے۔ آذربائیجان کے پریزیڈنٹ علیوف اور ان کے سینئر صلاح کاروں نے میسج دیا ہے کہ وہ اپنے دو مہان دوستوں ترکی اور اسرائیل کو نارمل تعلقات پر لوٹانا چاہتے ہیں اور ایسا ہونے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی فورن منسٹری اور الہام علیوف کے فورن پالیسی ایڈوائزر وزڈم حزیب نے آذربائیجان کے پریزیڈنٹ کی اس پہل کے بارے میں کمنٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک طرف حال کے مہینوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد سے یونائٹڈ عرب امریٹس، بحرین، سوڈان اور موراکو اسرائیل سے تعلقات نارمل کر چکے ہیں اور سعودی عرب اور عمان کی طرف سے بھی اسرائیل سے تعلقات نارمل کیے جانے کے لیے جلد اعلان ہونے کی امید ہے، اور دوسری طرف آذربائیجان کے نہ صرف یہ کہ خود کے اسرائیل سے اچھے تعلقات ہیں بلکہ وہ اب ترکی کے بھی اسرائیل سے تعلقات بہتر کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مصر اور جارڈن کے پہلے سے ہی اسرائیل سے امن سمجھوتے موجود ہیں، ایسے میں صرف ایران، عراق، سیریا، لبنان، حزب اللہ اور یمن کے ہوتھی فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ اب سے پہلے یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ حزب اللہ، حماس اور ہوتھیوں سبھی کو ایران مدد کرتا ہے اور یہ بات ان کی طرف سے کہی بھی جاتی رہی ہے۔ اسی بیچ اسرائیل کو بے چین کرنے والی ایک خبر یہ ہے کہ فلسطینی ریزسٹنس گروپس نے اسرائیل بننے کے بعد پہلی بار جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز کرنے کا اعلان کیا ہے اور میڈیا کو بھی اس کو کور کرنے کے لیے بلایا ہے۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے ریزسٹنس گروپ کے جوائنٹ آپریشن روم نے ایک ویڈیو جاری کر کے فلسطینی گروپس کے جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز کا اعلان کیا ہے۔ اس ویڈیو میں فلسطین کی ہسٹری میں پہلی بار ہونے والی جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز 29 دسمبر سنڈے کو کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ فوجی ایکسرسائز غزہ پٹی میں ہی کی جائے گی۔ اس فوجی آپریشن کا نام رکن الشدید رکھا گیا ہے۔ اب سے پہلے فلسطینی گروپس کے جوائنٹ آپریشن روم نے ویڈنسڈے کو ایک بیان جاری کر کے کہا تھا کہ فلسطینی گروپس کے بیچ جوائنٹ کوآپریشن اور کام کرنے کے طریقے کو بہتر بنانے اور جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کے پروسیس کو مضبوط بنانے کے لیے یہ جوائنٹ فوجی ایکسرسائز کی جا رہی ہے۔ فلسطین کے نزدیکی سورسز کا کہنا ہے کہ اس فوجی ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل ٹرمپ سرکار کے آخری دنوں میں فلسطین پر حملہ کر سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ آپ کو ہم نے 4 ستمبر کو بتایا تھا کہ فلسطینی آرگنائزیشنز کی ایک بڑی بیٹھک بیروت اور رام اللہ میں ہوئی تھی، جس میں 14 فلسطینی گروپس کے جنرل سیکریٹریز اور فلسطینی اتھارٹی کے پریزیڈنٹ محمود عباس نے حصہ لیا تھا۔ اس میٹنگ میں طے کیا گیا تھا کہ فلسطینی آرگنائزیشنز کی جوائنٹ کمیٹی 5 ہفتے کے اندر ایک بڑا پلان تیار کرے گی جس میں فلسطینی گروپس کو اکٹھا کرنے اور فلسطینیوں کے پرتیرودھ یعنی ریزسٹنس کو مضبوط لیڈرشپ دینے کے طریقوں کو آخری شکل دی جائے گی۔ یہ میٹنگ 15 اگست کو یونائٹڈ عرب امریٹس اور اسرائیل کے بیچ تعلقات نارمل ہونے کے اعلان کے بعد ہوئی تھی۔ بیٹھک کے بعد جاری ہونے والے بیان میں اسرائیل سے دوستی کے لیے عرب سرکاروں کی کوششوں کو کنڈم کیا گیا تھا اور اسے فلسطینی نیشن سے کھلا دھوکہ کہا گیا تھا۔ اب سے پہلے غزہ کا حماس اور ویسٹ بینک کے گروپس میں اس طرح سے ایکتا نظر نہیں آتی تھی جیسے اب نظر آ رہی ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ فلسطینی اتھارٹی کے پریزیڈنٹ محمود عباس نے کہا ہے کہ ہمارے سامنے کئی سازشیں اور خطرے ہیں، جن میں امریکہ کی طرف سے ڈیل آف سینچری پلان، ویسٹ بینک کو اسرائیل کے ذریعے ہڑپنے کا پلان اور اسرائیل سے
अरब सरकारों के रिश्ते नॉर्मल करने के प्लान शामिल हैं। उन्होंने कहा था कि इजराइल अरब सरकारों के इस रुझान को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की पीठ में जहरीला खंजर घोंपने के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इस बैठक में इजराइल से कई बार जंग लड़ चुके गजा पट्टी पर सरकार चलाने वाले हमास ग्रुप के लीडर इस्माइल हानिया ने भी महमूद अब्बास के बयान को सपोर्ट किया था। वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने सभी ग्रुप्स और फिलिस्तीनी नेशनल फोर्सेस के बीच इंक्लूसिव फिलिस्तीनी नेशनल डायलॉग की अपील की ताकि इस वक्त फिलिस्तीनी कॉज के सामने चैलेंजेस और साजिशों को नाकाम बनाया जा सके। महमूद अब्बास ने सभी ग्रुप्स और फिलिस्तीनी नेशनल फोर्सेस के बीच इंक्लूसिव फिलिस्तीनी नेशनल डायलॉग की अपील की ताकि इस वक्त फिलिस्तीनी कॉज के सामने चैलेंजेस और साजिशों को नाकाम बनाया जा सके। महमूद अब्बास ने ख़ास तौर से दो अहम फिलिस्तीनी ग्रुप्स फतह और हमास को एक साथ मिलकर जद्दोजहद करने के लिए अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह की बातचीत एक लीडर और एक पॉलिटिकल सिस्टम के बुनियाद पर होना चाहिए जिसका मकसद फ़िलिस्तीनी लोगों की ख्वाहिशात और मकसद को पूरा करना हो। उन्होंने सभी फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स को इजराइल के ख़िलाफ़ इकट्ठा होने की अपील भी की थी। आप अब तक समझ चुके होंगे कि फ़िलिस्तीनियों को उन मुल्कों ने धोखा दिया है जो अब से पहले खुद को उनका हमदर्द बनाकर पेश करते रहे थे। उन अरब मुल्कों ने फ़िलिस्तीनियों को अपने हाल पर छोड़ दिया है जिन्होंने फ़िलिस्तीन के लिए नाम निहाद हारने वाली जंग लड़ी थी। उन सब के चेहरे अब साफ सामने नज़र आ रहे हैं। अब तुर्की भी इजराइल से ताल्लुकात बेहतर करने के तैयारी में है। उसके पहले से ही डिप्लोमेटिक ताल्लुकात इजराइल के साथ हैं और हाल ही में तुर्की ने अपने इजराइल के लिए नए एम्बेसडर के नाम का ऐलान भी कर दिया है। जो लोग अज़रबैजान और तुर्की को इस्लाम का मुहाफिज समझ रहे हैं उन्हें ये भी हकीकत समझनी होगी कि इन सब के किसी न किसी तरह इजराइल से ताल्लुकात मौजूद हैं जो फ़िलिस्तीनियों पर रोज़ाना जुल्म करता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।